नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। भारत में ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और सरकार से तकरार चल ही रहा है। कुछ ही दिनों पहले आईटी और कम्युनिकेशन मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया था कि ट्विटर ने उनका अकाउंट कुछ समय के लिए लॉक कर दिया था और ऐसा ही शशि थरूर के साथ भी किया गया था। अब आईटी मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्विटर से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि रविशंकर प्रसाद और उनके अकाउंट कुछ देर के लिए लॉक क्यों किए गए, ट्विटर को इसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना होगा। और बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी ट्विटर पर भारत में अलग अलग मामले हैं। एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एनसीपीसीआर की शिकायत पर साइबर सेल ने ये एफआईआर दर्ज की है। ट्विटर पर लगातार बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाली जा रही थी। पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एनसीपीसीआर ने डीसीपी साइबर सेल को भी आज ही पेश होने के आदेश दिए थे। ट्विटर ने इसी बीच कल जो विवाद हुआ था भारत के गलत नक्शे को लेकर, अब वो गलत नक्शा हटा लिया है। और आज ये खबर आई सूत्रों के हवाले से कि एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री ने बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम बैठक की और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में ड्रोन अटैक के बाद ये बैठक अहम मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों और सैन्य बलों के लिए आधुनिक साजो सामान पर बात हुई है और साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने पर, स्टार्टअप्स पे और जो सामरिक तौर पे या रणनीतिक तौर पर बहुत महत्व वाले समुदाय हैं, उन्हें जोड़ने पर भी चर्चा की गई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में ड्रोन अटैक की जांच एनआईए को सौंपी गई है और भारत की टेक एजेंसी एनटीआरओ जांच में एनआईए का सहयोग कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या जम्मू एयरबेस के हमले और लाहौर में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाद हुए धमाकों के बीच कोई रिश्ता है? खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता। बीते हफ्ते लाहौर में हुए धमाके के बाद लश्कर पर खासा दबाव था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि एयरबेस हमले की प्रारंभिक जांच से ये बात सामने आ रही है। लश्कर इस हमले के पीछे हो सकता है। उसके पास हथियार वाले ड्रोन्स को ऑपरेट करने की क्षमता है। कालू चेक की हलचल भी इसी समूह का काम लगती है। 2 ड्रोन देखे गए लेकिन वो भाग निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 22 साल के एक टीआरएफ के एक शख्स को पकड़ा है और उसके पास 4 किलो आईईडी बरामद किए। टीआरएफ लश्कर का बाहरी चेहरा है। दरअसल जमीनी हालात भी बताते हैं कि बीते एक हफ्ते में लश्कर की हरकतें जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं और भारतीय एजेंसियों ने कोई जोखिम मोल न लेते हुए तमाम अहम ठिकानों पर अलर्ट बढ़ा दिया है। पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफी डिप्लॉयमेंट कर लिए है। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं। जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी ड्रोन के हथियार की तरह इस्तेमाल पर चिंता जताई। अहम रणनीतिकरण और कारोबारी ठिकानों पर आतंकवादी मकसद से हथियार बंद ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका पर सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी एनटीआरओ से गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो उस फ्रीक्वेंसी पर काम करे जिस फ्रीक्वेंसी पर ये ड्रोन नीचे लेवल पर उड़ रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ किसी भी तरह की बैठक की अटकलों को खारिज किया है।
क्योंकि कल से ये चर्चा थी और इस तरह की खबरें आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह से तकरार के बीच दिल्ली आकर आला कमान से मिलने वाले हैं। लेकिन 10 जनपद से निकलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोई मीटिंग नहीं है, न हुई है आज और न कल है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे थे। काफी समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनातनी चल रही है। कांग्रेस आलाकमान चुनावों से पहले पार्टी की इस अंदरूनी लड़ाई को शांत करने में जुटा हुआ है। सर मीटिंग है क्या? सिद्धू के साथ मीटिंग है कल टुमारो सर टुमारो नहीं सर कल है क्या? राहुल गांधी ने साफ किया है कि कोई मीटिंग नहीं हुई है। और इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ आया है पंजाब की राजनीति में। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 3 बड़े ऐलान किए हैं। चुनाव जीतने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बकाया घरेलू बिल माफ और 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है कि सरकार का बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ है और ये भी वादा किया है कि वो जीतते हैं तो पंजाब में दिल्ली मॉडल लाएंगे। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा। सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अब बात कोरोना की। असम में कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए ज्यादा घातक साबित हुई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में 96.67% बढ़ा है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में 3 गुना बच्चों की मौत हुई है। और सरकार कह रही है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी वो कर रही है, जिसके लिए ये बताया जा रहा है कि बच्चों पर शायद वो ज्यादा घातक होगी। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। असम के नगांव जिले का ये कोविड केयर सेंटर कोरोना से पीड़ित माओं और बच्चों से भरा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असम में बच्चों और किशोरों में संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चों की मौत की संख्या 3 गुना हो गई। पहली लहर में जहां सिर्फ 9 बच्चों की जान गई, वहीं दूसरी लहर में 3 महीने के अंदर 34 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इनमें भी 56% मौत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई। असम में दूसरी लहर के दौरान कुल कोरोना मरीजों का 12% बच्चे और किशोर रहे। कोरोना की पहली लहर में 17,000 बच्चे और किशोर संक्रमित हुए। दूसरी लहर के 3 महीनों में ही 34,000 से ज्यादा बच्चे और किशोर संक्रमित हो चुके हैं, यानी 96% की बढ़ोतरी। Kids who died had comorbidities. मरने वाले अधिकतर बच्चों को पहले से ही कोई बीमारी थी, जैसे डाउन सिंड्रोम या अन्य। उन्हें अपने माता पिता से संक्रमण हुआ। असम के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, उनमें 5,346 केस के साथ कामरूप सबसे ऊपर है। इसके बाद डिब्रूगढ़ में 2,430 केस, नगांव में 2,288 केस, कामरूप ग्रामीण में 2,023 केस और शोनितपुर में 1,839 केस आए। इन जिलों में बच्चों में संक्रमण दर डबल डिजिट में है। कोविड के दूसरे लहर में देखा जा रहा है कि असम में बच्चों के बीच संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए अब राज्य सरकार तैयारी में जुटी हुई है, जबकि कोविड के आईसीयू बन रहे हैं बच्चों के लिए और इस तरह के वर्कशॉप हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेडिकल कॉलेजों में, ताकि इन ट्रेनिंग के द्वारा तैयारी की जाए कि किस तरह से जब कोविड के मामले और भी बढ़े तो बच्चों में कोविड के मामलों की ट्रीटमेंट और भी बेहतर हो। पिछले साल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के टेस्ट ज्यादा नहीं हुए, लेकिन इस साल हम अलग रणनीति से टेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि अधिकतर संक्रमित बच्चों में पहले से ही कुछ और दिक्कतें हैं, इसीलिए हमें बच्चों के पोषण और उनके समय पर टीकाकरण पर जोर देना होगा। अगर लापरवाही की गई तो ऐसे बच्चे कोविड के अलावा अन्य घातक बीमारियों के भी शिकार बन सकते हैं।
मशफीक आलम हजारिका की 2 साल की बेटी है। कोरोना संकट के बीच वो उसे लेकर बेहद डरे हुए हैं। अगर उसे कोई और बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास ले जाना चुनौती हो जाएगा। बच्चों को अस्पताल ले जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि कहीं उन्हें कोरोना संक्रमण न हो जाए। असम के कई जिले और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। इससे सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि बच्चों के माता पिता और मेडिकल स्टाफ की चुनौती भी कई गुना बढ़ गई है। ऊपर से तीसरी लहर की आशंका ने लोगों को और डरा दिया है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान बहुत ज़्यादा असर हुआ है होटल और रेस्टोरेंट पर। CMI के आंकड़े बताते हैं कि सेक्टर में करीब 35 लाख नौकरियां गई हैं, 90 बिलियन का नुकसान हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन इससे जुड़े लोग कहते हैं कि पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्ज देने की ये कोशिश है। हमारा बार एरिया है, अभी इसमें सारा फ्रिजेस का मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको दोबारा से एक बार, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बंद होके, तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो खराब हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 का ये रेस्टोरेंट 2.5 महीने बाद खुला है। फ्रिज से लेकर चूल्हा तक और लाइटिंग से लेकर रंग-रोगन तक नए सिरे से कराना पड़ रहा है। इस दौरान मालिक पुनीत पर करीब 2 महीने का किराया, 12 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कॉमन मेंटेनेंस चार्ज का कर्जा चढ़ गया है। ऊपर से रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खराब हो गया सामान अलग से खरीदना पड़ रहा है। जो सरकार का पैकेज है ये हमारे को लोन तो दे रहे हैं, बट लोन से हमें फायदा क्या हो रहा है रेस्टोरेंटर्स को? बिकॉज आप इंटरेस्ट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, और हमारी बैलेंस शीट्स को देख के, जो 6 महीने की या 3 महीने की बैलेंस शीट्स को देख के, बैंक RBI के केस का अगर हम देखेंगे तो दे क्रिएट अ डेटर, जो देखते हैं 30, 60 दिन, 90 दिन का डेटर क्या है। अब 90 दिन के बाद जब बैंक में वही पेपर्स आप सबमिट कराओगे तो वो कहते हैं आपके डेटर लिस्ट तो इतनी ज़्यादा है, तो आपको तो हम बैंक लोन देंगे ही नहीं। तो हम जब पेपर सबमिट भी कराएंगे तो डेटर लोन के हिसाब से वो वैसे ही फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज नॉट सम टाइप ऑफ अ रिलीफ व्हिच इज गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक सो। नोएडा के सेक्टर 18 में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और पब हैं, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ज्यादातर बंद हैं या जो खुले हैं उनमें लोग नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट, पब और बार खोल रहे हैं, लेकिन तमाम सारे जो रेस्टोरेंट और बार हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। ये टीटोज़ है जो कि एक सेक्टर 18 का एक बहुत ही अच्छा बार और रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो इसके मालिक से हम कोशिश करेंगे मिलने की कि आखिर उन्होंने क्यों अभी तक बंद कर रखा है। नोएडा में जहां टीटू क्लब बंद पड़ा है, वहीं उसके मालिक नीरज दीक्षित हमें दिल्ली के मयूर विहार के अपार्टमेंट में वॉक पर मिले। ये कनॉट प्लेस में मास्टर ऑफ मार्ट्स के भी मालिक हैं। दोनों क्लब फिलहाल बंद पड़े हैं। पहला लॉकडाउन खुलने के बाद 30 लाख रुपए लगाकर कनॉट प्लेस का बार खोला था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अब वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं और इनके साथ काम करने वाले करीब 250 से ज्यादा लोग बेरोजगार। हकीकत में ये पैकेज जो है खाली ऑन पेपर है और ये सिर्फ सीधा सीधा लोन है। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कैपिटल के लिए दोबारा लोन चाहिए हो तो उसी तरीके से बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी गारंटीज हैं। हालांकि सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 से 10 लाख रुपए का लोन बिना शर्त दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी मुख्य 3 डिमांड थी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।
हमारी जो डिमांड है वो बहुत पहले से चलती आ रही। एक डिमांड जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, हमने ये सजेस्ट करा था सरकार को कि अगर हमारे को जीएसटी के इनपुट पे इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया जाए। अभी तक हम 5% पे हैं। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो हमारे 18% में हमारे को डाल देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। दूसरी जो थी, हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर जीएसटी कि हमारे को वेवर मिल जाए कि 6 महीने तक हमें कोई जीएसटी ना पे करना पड़े किसी तरीके से, या जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं बिजली के अंदर हमारे को कोई रियायत मिल सके, एक्साइज के फ़ी या जितनी भी लाइसेंसिंग है उसमें कोई रियायत मिल सके, जिससे हमें काम करना आसान हो पाए और हम अपने पैरों में दोबारा जल्दी से खड़े हो। फिलहाल सरकार के इस ऐलान से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में निराशा ही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक गांव में कई घरों में आग लग गई है और आग बहुत तेजी से फैली। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, पर आग कितनी जबरदस्त है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बुरी तरह से आग फैल गई है और कई घर पूरी तरह से जल गए हैं। आग लगने की वजह क्या रही, इसकी जांच हो रही है।